प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। आज की प्रतियोगिता वरिष्ठ वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। आज के हमारे निर्णायक मंडल के सदस्य हैं श्रीमती मंजू हटवाल, श्रीमती गीतांजलि शर्मा एवं श्रीमती दिव्यानी गेली। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ तथा आप सबकी अत्यंत आभारी हूँ कि आपने अपने बहुमूल्य समय से सदैव ही हमारे लिए समय निकाला और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। आपका धन्यवाद। अनघड़ पाषाण है कविता, मैं तो मात्र शिल्पकार हूँ। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कविता मन में उभरे शब्दों का लयबद्ध गीत है। कविता कवि से उसके रिश्ते को बयान करती हुई कहानी है, जिसको पढ़कर, जिसको सुनकर सुकून मिले, ऐसी रचना है कविता। कविता को कोई परिभाषा में बांधना मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए एक नया रूप है कविता। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि कविता वह सुरंग है जिसके भीतर से मनुष्य एक विश्व को छोड़कर दूसरे विश्व में प्रवेश करता है। कविता कहना एक कला है और सुनना उससे भी बड़ी कला है। तो आइए आज कविता कहने वाले व सुनने वाले दोनों का आमना सामना करवाते हुए सर्वप्रथम अपनी कविता के साथ मंच पर आमंत्रित करती हूँ आरवपुरी को। मेरी कविता का शीर्षक है बुद्धम शरणम गच्छामि और उसके कवि है श्री ओम प्रकाश आदित्य। लोग करोड़ों जोड़ गए, बेटों के छोड़ गए, रोएंगे अपने बेटे, बाप हमारे थे सदा जोड़ते छंद रहे, बड़े अकल के मन रहे, कविता में क्या रस चखा, हमको घाटे में रखा, फूट रही है आज व्यथा, सुनिए मेरी आत्मकथा। जन्म लिया अपने घर में, चांद उगे जो अंबर में, बचपन में खेला खाया, 10वीं कर दिल्ली आया, सर्विस मिली ना भाग्य जगा, अफसर था ही नहीं सका, कहा पिताजी ने बेटा तूने पढ़ा लिखा बेटा, चल अब तू आगे पढ़ ले, दर्जे 4 और चढ़ ले, ला बीए में पटक दिया, कॉलेज से लग गया हिया, पढ़ते पढ़ते अटक गया, गलत दिशा में भटक गया, कविता करना सीख गया, एक बार ही चीख गया, कॉलेज के लड़के बोले एक दिवस हाले हाले, प्यार किसी से करते हो यार किसी पर मरते हो, यूं तो बोले दिखते हो कविता कैसे लिखते हो। मैंने उनको समझाया, 20 बार ये बतलाया, दर्द पेट में होता है, भीतर कोई रोता है, भोजन ठीक ना पचता है, कविता कविता रचता है। उनको नहीं यकीन हुआ, एक रोज ये सीन हुआ, कन्या एक पास आई, मुस्काई, कुछ सकुचाई, कितने सुंदर दिखते हो, कविता कैसे लिखते हो। मैं बोला हे चंद्रमुखी, मैं जीवन में बड़ा दुखी, दर्द छुपाए फिरता हूँ, ठोकर खाए फिरता हूँ, याद तुम्हारी मृगनैनी बरछे से भी है पैनी, तुम कॉलेज में आती हो, तीर मुझे दे जाती हो, नाम तुम्हारा लेता हूँ, कागज पर लिख देता हूँ, गीत स्वयं बन जाता है, आंसू से सन जाता है, हंसकर कन्या चली गई, हाय हृदय की कली गई, वह मिस्री सी डली गई, राम राम कौन सी गली गई, मुझको उससे प्यार हुआ, शनिदेव का भार हुआ, कुछ ऐसा तूफान चला, बीए का इम्तिहान चला, फेल हो गई फूलवती, संग सफलता मिली सिटी, मैं बीए में पास हुआ, कैसा सत्यानाश हुआ, कन्या कॉलेज छोड़ गई, मोदक सामन तोड़ गई, एमए में आ सकी नहीं, मुझको पास सकी नहीं, मैं पढ़ने में पक्का था, किंतु विरह का धक्का था, घायल मन दुर्बल काया, सह न सका नीचे आया, हाय डिवीजन नहीं मिला, टूट गई आधारशिला, मैंने पोथे नहीं रटे, अंक आए 33 बटे, कहा पिताजी ने बेटा निकला तू तो सब रेटा, बनना प्यार में ना बनना, पोत दिया कुल का पन्ना। मैं बोला ये पूज्य पिता करो मेरी माफ कथा, भारत मुझको जचा नहीं, ज्ञान यहाँ का पचा नहीं, पेरिस मुझे भेज दीजिए, एक रिस्क ये भी लीजिए। वो बोले नालायक है तू पेरिस के लायक है, जो भारत में फिट ना हुआ, रंग बदल गिरगिट ना हुआ, वो पेरिस क्या जाएगा, क्या कर कर दिखलाएगा, खर्च नहीं थोड़ा होगा, गधा नहीं घोड़ा होगा। मैंने कहा अलिक नहीं,
तर्क आपका ठीक नहीं। यूरोप की हो आबो हवा करती है कुछ जादू सा। गधा यहाँ से जाता है, घोड़ा होकर आता है। टट्टू खच्चर जाते हैं, सब अफसर बन जाते हैं। मैंने तर्क वितर्क किया, नहीं पसीजा किंतु किया। मेरी एक नहीं माने, सदा रहे बोहे ताने। मेरे सर पे घर का भार उठा, मेरा हृदय पुकार उठा। घर गृहस्थी की टक्कर में, नैन तेल के चक्कर में सुख जीवन से दूर हुए, सपने चकनाचूर हुए। फूलवती को भूल गया, ब्याज गया और मूल गया। अब चक्की में पिसता हूँ, सूखा चंदन घिसता हूँ। आग सुलगती है मन में, शांति नहीं है जीवन में। सन्यासी बन जाऊंगा, जंगल में खो जाऊंगा। कौन देखने आएगा, ढूंढना कोई पाएगा। कंदर में छुप जाऊंगा, अलग सदा कहलाऊंगा। पहाड़ में जाए नौकरियां, कुएं में पड़े छोकरियां। ना किसी से कुछ लेना, ना किसी को कुछ देना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धन्नम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। धन्यवाद। महंगाई की तरफ बढ़ते कदमों से जूझती हमारी आजकल की जीवन शैली के आधार पर इस कविता के माध्यम से हम आपको एक मनोरंजनपूर्ण और हास्यरस भरे सफर पर ले जाते हैं। यह कविता आपको हंसाएगी और महंगाई की असीमता को एक हास्यास्पद रूप में प्रस्तुत करेगी। तो चलिए इस कविता के साथ हंसी का आनंद लें और एक समय की आलोचना को हंसी में बदल दें। मेरी कविता का शीर्षक है बाजार का ये हाल है, जिसके कवि हैं श्री शैल चतुर्वेदी। बाजार का ये हाल है कि ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है। दूध वाला कहता है, दूध में पानी क्यों है? गाय से पूछो। गाय कहेगी, पानी पी रही हूं तो पानी ही तो दूंगी, कौन सा दूध वाला चारा दे रहा है? कोयले वाला कहता है, कोयले की दलाली में हाथ काले कर रहे हैं, बर्तन खाली ही सही, हमारी बदौलत चूल्हे तो जल रहे हैं। और कपड़े वाला कहता है, जिस भाव में आया है उस भाव में कैसे दें? आपको 100% आदमी बनाने का आपसे 50% भी ना लें। धोबी कहता है, राम ने तो धोबी के कहने पर सीता को भी छोड़ दिया, आप एक कमीज नहीं छोड़ सकते। 100 रुपये की कमीज भट्टी खा गई तो आप तिल मिला रहे हैं। इस देश में लोग ईमान को भट्टी में झोंककर सारे देश को खा रहे हैं। और मक्खन वाला कहता है, बाबूजी ये मक्खन है, खाने के नहीं लगाने के काम आता है। जो इसे लगाना जानता है ऊपर वाला उसी को मानता है। और डॉक्टर कहता है, 16 रुपए की फीस सुनते ही चेहरा उतर गया। जिस देश में पानी पैसे से मिलता है उस देश में लोगों को दवा जैसी चीज मुफ्त में चाहिए। आप जैसों के लिए तो सरकारी अस्पताल ही बेहतर है, जाइए वहीं धक्के खाइए। और अनाज वाला कहता है, आप खरीदते हैं हम बेचते हैं, एक दूसरे को रोज देखते हैं। बड़े बाप का बेटा जो कहीं दिखाई नहीं देता मगर पूरे संसार को तार रहा है, हम तो केवल डंडी मारते हैं। और घी वाला कहता है, घी खाने का शौक है तो डालडा ले जाइए, हमारे देश के औद्योगिक विकास का एक नमूना है, खाएंगे तो हाथी की तरह फूल जाएंगे। घी तो घी, रोटी खाना भूल जाएंगे। कैलेंडर वाला कहता है, लोग समाजवाद को सड़कों पर ढूंढ रहे हैं और समाजवाद हमारी दुकानों में बंद है। एक बंडल खोलेंगे दर्शन हो जाएंगे, भक्त और भगवान, भिखारी और धनवान, यहाँ तक कि नेता और इंसान सभी को एक बंडल में पाएंगे।
हमारे यहाँ का कैलेंडर योगाल्य से लेकर भोगाल्य तक में मिल जाएगा। किसी सुंदर अभिनेत्री का चित्र देख लेंगे तो दिन बन जाएगा। और बिजली वाला कहता है, अरे का कहा, बिजली गोल है? हमारे डिपार्टमेंट का तो आधार ही पोल है। ट्रक वाला कहता है, भाई साहब हमारा भी कोई करियर है, हर 20 मील के बाद एक बैरियर है। कार साइड मांगती है और सरकार, जाने दो बाबू, अपन छोटे आदमी हैं, कोई सुन लेगा तो चालान कर देगा। और भिखारी कहता है, दाता 5 पैसे में तो जहर भी नहीं आता जो आपका नाम ले और खा ले और ऐसे समाजवाद से छुटकारा पा ले। चोर कहता है, मुनाफाखोर मुनाफा खा रहे हैं तो हम भी तिजोरियां तोड़ तोड़ कर अधिकार और कर्तव्य को एक साथ निभा रहे हैं। किसी भी तिजोरी में झांक कर देखिए, आत्मा हिल जाएगी। किसी न किसी कोने में पड़ी लोकतंत्र की लाश मिल जाएगी। अदालत को हमारा काला चेहरा दिखाई देता है, वकील का काला कोट नहीं दिखता। बाबूजी, ये हिंदुस्तान है, यहाँ फैसला गवाह लिखता है, जज नहीं लिखता। और पॉकेट मार कहता है, लोग 10-10 साल का इनकम टैक्स मारकर भी वफादार हैं। हमने 10-5 रुपए मार लिए तो हम पॉकेट मार हैं, उन्हें फौज की सलामी, हमें थानेदार का जूता, उन्हें बंगला, हमें जेल। बाबूजी, इसी को कहते हैं छुछुंदर के सर में चमेली का तेल। और चश्मे वाला कहता है, यह लाल रंग का चश्मा ले जाइए, हिंदुस्तान भी आपको रूस दिखाई देगा। और ये 7 रंगों वाला चश्मा मेड इन अमेरिका है, इमरजेंसी हटने के बाद बुरी तरह बिका है। और ये स्पेशल क्वालिटी लोकतंत्र का अजीब करिश्मा है, कांच का नहीं पत्थर का चश्मा है। एक बार खरीद लिया तो 5 साल तक काम आता है। हमारे देश का हर नेता इसी चश्मे को लगाता है। और आज के समय में विद्यार्थी कहता है, आप हमसे 6 सवाल 3 घंटे में करने को कह रहे हैं। गुरुजी, ये वो देश है जहाँ एक हस्ताक्षर करने में 24 घंटे लगते हैं। धन्यवाद। बाल वर्ष के दौरान श्री अशोक चक्रधर जी कामकाजी बच्चों पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के सिलसिले में अपने दोस्त सलीम के साथ पुरानी दिल्ली की गलियों के चक्कर लगा रहे थे और उन गलियों के नाम नोट कर रहे थे। बच्चों को इस तरह जिंदगी से जूझते हुए देखकर वह सिहर उठे। उनका यथार्थ से ऐसा साक्षात्करण हुआ जिसने उन्हें उनके सामने बहुत से प्रश्न प्रस्तुत कर दिए। फिल्म से पहले कविता बन गई। बकौल अशोक चक्रधर जी के यह कविता फिल्म योजना की बाय प्रोडक्ट है। तो प्रस्तुत है कविता बूढ़े बच्चे, कवि श्री अशोक चक्रधर। गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, गलियां दर गलियां हैं और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। तो गली हाफिज बनने वाली, गली हकीम जी की, गली मीर दर्द वाली, गली सुर्ख पोशां वाली, गली पीर कासिम जान, गली गुल पहाड़ी इमली, गली मैगजीन वाली, गली या अली वाली, गर्मी वाली, जाड़े वाली, गली है अखाड़े वाली। तो
गलियां ही गलियां हैं, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, और गलियों में महकती हुई पूरी एक दुनिया है। उस गली का हाथ थामे दूसरी गली चली गई, इस गली के गले मिली, इस गली ने उस गली के पांव छुए, इस गली ने उस गली के कान खींचे, तीसरी गली ने चौथी गली के सिर पर हाथ ही फेर दिया, पांचवी ने पहली का फूला हुआ पेट ही टटोल लिया। यह गली अगली के घुटने के दर्द पर बंद गई और खत्म हो गई, और ये है कि सीना चीरे, माथा चूमे, हाथ भी मिलाती हुई बहुत दूर चली गई, चितली कब्र के बाजार में सौदा लेने। ये गलियों के सिर, माथे, गर्दन, हाथ, पैर, पांव, पेट, पहुंचे में कूचे हैं, छत्ते हैं, खिड़की है, हवेली है, आलान वालान मारान सहेली है, तो कटरा माशरुआना, कटरा बुलबुल खाना, छत्ता चुहिया मेम का, तिराहा बैरम खां का, हवेली हैदर कुली, पत्थर वाला लाल कुआं, कमरा पंगश शाहगंज, खिड़की तफज्जुल की, फाटक डिप्टी सुल्तान, शेर अफगन बाड़ा दड़ी, चूरी वालान है तो बल्ली मारान है, सुई वालान भी है तो टोकरी वालान भी है, गली गुल गढ़ैया है, गली शाह तारा है, गर्ज ये की गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, और गलियों से महकती हुई पूरी एक दुनिया है, गलियों से महकती हुई पूरी एक दुनिया है। गलियों में बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चे दर बच्चे हैं, बच्चों में बटे हुए बच्चे हैं और बच्चों से कटे हुए बच्चे हैं। बच्चे क्यों कहे इन्हें? बच्चे ये जवान हैं, बच्चे ये बूढ़े हैं, जिंदगी की इत्र सेंट खुशबू नहीं है ये, जिंदगी के भूरे हैं, जिंदगी के कूड़े हैं। बच्चे ये जवान हैं, बच्चे ये बूढ़े हैं, फेरी वाले हैं, चूड़ी वाले हैं, फल वाले हैं, ठेले वाले हैं, पॉलिश वाले हैं, मालिश वाले हैं, कढ़ाई वाले, दर्जी है, नाई है, खींच रहे गाड़ी है या फिर कबाड़ी है, मिठाई बनाते हैं, बावर्ची है, दिन भर रोटियां पकाते हैं। ये बच्चा इंक बॉय, ये बच्चा पेपर बॉय, ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है। दिन भर की मेहनत के बाद क्या पाता है? सुबह से शाम तक कागज मोड़े हैं, यही इसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ है, यही इसके अतीत का घटाना है, यही इसके भविष्य का जोड़ है। और वे जो लीथों पर इनके या उनके भाषणों वाली लाल नीले रंगों में पोस्टर निकालता है, वो खुद लाल नीली स्याही से पुता पोस्टर बना खड़ा है। क्या आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? वह जो काटता है, वह जो सिलता है, वह जो पीसता है, वह जो कूटता है, वह जो मरता है, वह जो चढ़ता है, वह जो ढोता है, वह जो इस सब के बावजूद रोता नहीं है पर काम करता है, चैन की नींद सोता नहीं है, लेकिन वो कोमल फूल सा नहीं है, माफ करना, वो रंगीन सपना भी नहीं है, माफ करना, उसको अपने आप पर भरोसा है, उसका कोई अपना नहीं है, माफ करना, खेल के मैदान नहीं है, कारखाने और कोठियां है सिर्फ, खिलौने और टॉफियां नहीं है, मेहनत की रोटियां है सिर्फ। वो जानता है क्या जरूरी है, वो 1 पैसे से पिता के लिए हकीम से दवाई लाता है और 2 दिन की कमाई से बहन के लिए दुपट्टा लाता है। और याद करिए प्रेमचंद की वो कहानी, वो 3 पैसे से दादी के हाथों को जलता हुआ देखकर चिमटा खरीद कर लाता है, 3 पैसे से दादी के हाथों को जलता हुआ देखकर चिमटा खरीद कर लाता है। खिलौनों के लिए नहीं ललचाता है, खिलौनों के लिए नहीं ललचाता है। देश के रक्षकों, इस फसल को नष्ट होने से पहले बचाओ और समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ, समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ, समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ, इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ। धन्यवाद।
कविता का शीर्षक है वो कौन था, और इसके कवि हैं डॉक्टर अर्पित ठक्कर। वो कौन था, क्योंकि अभी तो मैंने पहली सांस भी ना ली थी और उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। मेरी पहली किलकारी सुनते ही पूरे अस्पताल में मिठाई बट चुकी थी। याद नहीं कि पहले किसकी गोद में गिरा था, पर शायद उसी का हाथ था जो सबसे पहले मेरे सिर पे फिरा था। हाँ, खाने के वादे थे हमारे घर में, फिर भी खिलौने सजा रखे थे। अपने सपने बीच में ही छोड़कर मेरे लिए एफडी में पैसे बचा रखे थे। कौन था वो आदमी? क्योंकि लफ्जों की दुनिया से तो अभी मैं अनजान था, पर ना काम ना दुनिया था दोस्त, बस मेरा हंसता चेहरा ही उसकी असली जान था। दिन भर वो धूप में तपता रहता, मिट्टी में अपना बदन भिगोता रहता था, लेकिन घर आते ही सब छोड़ छाड़ के कभी मुझे हवा में उछालता, कभी हाथी कभी घोड़ा बनकर मुझे सीने से लगाता रहता था। वो खुद अनपढ़ गंवार रह गया था शायद, पर मुझे पढ़ा रहा था। पैरों में मेरे छाले ना पड़ जाए इसलिए कंधे पर बिठाकर स्कूल ले जाया करता था। कौन था वो आदमी जो अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाकर भूखे पेट सोता था, खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेता, पर हर दिवाली मुझे नए कपड़े पहनाता था। एक छोटे से घर का किराएदार था, 4 लोग के परिवार का बस वही एक सहारा। माँ की दवा, बहन की शादी और मेरी हर एक खुशी के लिए किसी और के सामने हाथ फैलाए, सिर झुकाए किस्मत का मारा था। आखिर कौन था वो जिसको बुखार तो आता था पर दवा नहीं लेता था, दर्द तो होता था पर बांट नहीं पाता था, और शायद आंसू आता था उसकी प्यारी सी आंखों में, लेकिन कभी बह नहीं पाता था। आखिर कौन था वो जो मेरी जवानी के साथ खुद बूढ़ा हो रहा था, दर्द ने उसके पैरों को जकड़ रखा था, पर वो मेरे लिए दौड़ रहा था। जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफेद होने लगे। जवानी मुझ पर चढ़ती गई, बाल उसके सफेद होने लगे। जो अब तक मेरी आंखों के साथी थे, आज वही आंसू उसकी आंखों से रोने लगे। घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तय किया। घुटनों से लेकर चलने तक का सफर मैंने उसके साथ तय किया, लेकिन आज जवानी मेरे को दौड़ने के लिए कह रही थी और वो मेरे साथ नहीं दौड़ सकता था। इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं इतना नीच बन चुका था कि उसे मैं बीच रहा बेहाल बेसारा गिरता हुआ छोड़ देना चाहता था। आखिर भूल जो गया था कि कौन था वो, क्योंकि पैसे जो कमाने लगा था, अब उसकी हर नसीहत मुझे गुस्सा दिलाती थी। और बेटा सब ठीक तो है ना? उसकी हमदर्दी भी मानो मेरे सीने में आग लगाती थी। वक्त ने करवट बदली। आज तक मैं किसी का बेटा था, अब मैं भी वही आदमी बन चुका था। वही सपने, वही ख्वाहिशें, वही छोटा सा चेहरा मेरा खुदा बन चुका था। इससे पहले कि मैं अपनी गलतियों का बोझ हल्का कर पाता, वक्त ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई, ताकि वही वक्त एक बार फिर मुझ पर हंस पाता, और अगली सुबह मेरे सिर का सबसे मजबूत छत का हर एक पन्ना खाक बन चुका था, क्योंकि वो मेरा पिता था। क्योंकि वो मेरा पिता था जो अब राख बन चुका था। और ये संदेश उनके लिए है जो अभी मेरे को सुन रहे हैं। संभाल लेना उन लड़खड़ाते कदमों को जो आज छड़ी का सहारा लेके चल रहे हैं, क्योंकि कल तुम्हारा बेटा भी समझदार होगा, और अगर नहीं कर पाए अपने पिता से सच्ची मोहब्बत, तो कल यही बेटा इन्हीं लफ्जों का हकदार होगा। और दुआ करता हूं कि वो लम्हा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए, क्योंकि उस लम्हे का हर एक कतरा बहुत ही दर्दनाक होगा। लेकिन अभी भी वक्त है तुम्हारे पास थोड़ा सा, क्योंकि कल इसी वक्त का हर एक लम्हा तुम्हारा कर्जदार होगा। जरा सोच के तो देखो, आज तो तुम्हारा पिता है, कल अगर वो ना रहे तो क्या होगा? जरा सोच के तो देखो, आज तो तुम्हारा पिता है, कल अगर वो ना रहे तो क्या होगा? और जन्नत का ख्याल रखते हो अपने जहन में कभी? जन्नत का ख्याल रखते हो अपने जहन में कभी? तो याद रखो, कल तुम्हारा भी यही किरदार होगा। तो सीधे से लगा लेना उस आदमी को, क्योंकि कल वही पिता जन्नत का सरदार होगा। धन्यवाद।
उदास रमणी और हिंदी के कवि। एक नवयुवती छज्जे पर बैठी थी। वह उदास है। उसकी मुख मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है कि वह छज्जे से कूदकर आत्महत्या करने वाली है। हिंदी के विभिन्न कवियों, कुछ नए और कुछ पुराने, को ये सिचुएशन दी गई और कहा गया इस पर अपनी अपनी शैली पर कविता लिखो। तो सबसे पहले राम भक्त मैथिली शरण को। अट्टालिका पर एक रमणी अनमनी सी है अहो, किस वेदना के भार से संतप्त हो देवी कहो। धीरज धरो, संसार में किसके नहीं धुर दिन फिरे। हे राम रक्षा कीजिए, अबला ना भूतल पर गिरे। अगर इसे ही कोई हास्य कवि कहते तो वह कुछ इस प्रकार कहते। गौरी बैठी छत पर कूदन को तैयार, नीचे पक्का फर्श है भली करे करतार। भली करे करतार, ना दे दे कोई धक्का, ऊपर मोटी नार कि नीचे पतले कक्का। कह काका कविराय, अरे आगे मत पढ़ना, उधर कूदना, मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। अगर इसे ही कोई वीर रस के कवि कहते तो वह कुछ इस प्रकार कहते। ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, वीरता विमंडनी प्रचंड चंड चंडनी। सिंहनी के शान से आन बान शान से, मान से गुमान से, तुम गिरो मकान से। तुम डगर डगर गिरो, तुम नगर नगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। अगर इसे ही कोई प्रेम के कवि कहते तो वह कुछ इस प्रकार कहते। न न न न ना रे ना रे ना, न न न न ना रे ना रे ना, जीने का ले ले मजा, ओए डरने की क्या बात है। साडे नाल रहोगी तो ऐश करोगी, जिंदगी में सारे मजे कैसे करोगी। तू जाने ना जाने खुदा, हम मिलके ना होंगे जुदा। तू मेरी मैं तेरा सदा, होना ना हमसे खफा। ना 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 रे ना रे ना। अगर इसे ही कोई उदास कवि कहते जैसे कि नीरज जी, तो वह कुछ इस प्रकार कहते हैं। यो ना हो उदास रूपसी, तू मुस्कुराती जा। मौत में भी जिंदगी के कुछ फूल खिलाती जा। जाना तो हर एक को है इस जहान से एक दिन, जाते जाते मेरा गीत गुनगुनाती जा। यो ना हो दास रूपसी। अगर इसे ही कोई हरियाणवी कवि जैसे कि सुरेंद्र शर्मा जी कहते तो वह कुछ इस प्रकार कहते। एरी के कर रही है, छज्जे से नीचे कूदे है, तो पहली मंजिल से क्यों कूदे, चौथी पे जा, जैसे क्यों पैरों ते पट्टे की कूदी थी। अगर इसे ही कोई आजकल के कवि कहते तो वह कुछ इस प्रकार कहते। गिरो, तुम्हें गिरना है तो जरूर गिरो, पर कुछ अलग ढंग से गिरो। गिरने के भी कई ढंग होते हैं। गिरो जैसे बूंद गिरती है बादल से और बन जाती है मोती। बखूबी गिरो, हंसते हंसते मेरे दोस्त, जैसे सीमा पर सिपाही गोली खा कर गिरता है। सुबह की पत्तियों पर ओस की बूंद जैसे गिरो। गिरो पर ऐसे मत गिरना जैसे कोई किसी की आंखों से गिरता है। किसी गरीब की झोपड़ी पर मत गिरो, बिजली की तरह गिरो, पर किसी की होकर गिरो। किसी के गम में रो कर गिरो, कुछ करके गिरो, फिर चाहे जी भर के गिरो। अंत में वो रमनी पीछे हटती है, बाल पीछे करके कहती है, चलो बाल सूख गए, अंदर चलते हैं। धन्यवाद।
कन्या नारी को आज तक अपनी स्वतंत्रता, रोजगार, न्याय और शिक्षा के लिए लड़ना पड़ता है। 21वीं सदी में हम केवल नाम के लिए हैं। अफसोस, महिलाओं के लिए आज तक कुछ नहीं करता। मेरी कविता का शीर्षक है नारी, जिसके कवि है श्री भूपेंद्र सिंह खेड़िया। वर्षों से जो बंद पड़े हैं उन नैनों को खोलो, नारी आओ बोलो। अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो पुरखों के पीछे, अब तक जो मरघट के पीछे और अब तक जो घूंघट के नीचे ढांप रहे हैं अपने मुख को छोड़ के पर्दे, बोलो नारी आओ बोलो। सबसे पहला प्रश्न करो उन माताओं से जाकर, रोई जो लड़की होने पर हंसी पुत्र को पाकर। नारी होकर नारी को ही छोटा समझा सबने, नारी होकर नारी ही क्यों लगी हृदय को चुभने। भेद किया क्यों तुमने जब ना भेद किया था रब ने, नंगा भेद दिया था दोनों को ही कुदरत ने। दूध मांगते पुत्र तो क्या रक्त तुम्हारा पीती, दोनों के आहार एक से हम भी यूं ही जीती। पूछो बेटे से ज्यादा हम भी चाहती क्या, ममता और आंचल से ज्यादा हम भी मांगती क्या। अन्न अगर बेटे को देती हम भी अन्न ही खाती, बेटे से अन्यंत्र तो हम भी सोना नहीं चबाती। पूछो उनसे, पूछो सबसे जिन्होंने भेद किया शिक्षा में, लड़की को चूल्हे पे भेजा लड़के को कक्षा में। उनसे भी पूछो जिन्होंने दोनों को पढ़वाया, लेकिन घर में लड़की से ही घर का काम कराया। नर को दी आजादी इतनी, नारी को क्यों दी ना, दोनों को एक सा रहकर क्यों ना सिखाया जीना। लोग कहेंगे इसका शिकार बनी क्यों नारी, क्यों नारी पर ही थोपी लज्जा की बातें सारी। पूछो सारे प्रश्न, सभी बातों को नापो तोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो समाज से, पूछो ये सब क्या है। समता का अधिकार रखना क्षमता की हत्या है। बहलाया फुसलाया सबने कन्या को अंधी कर, चंडी रह कहकर पूजा करी और बिठा दिया मंडी पर। नरकों को मिली चाबुक हाथ में, नारी को बस नारी नारी करती रही काम छोटे, चाबुक की सहकर आहे भरती रही सदा, रह रहकर सह सहकर। इस पर भी नर हुआ नहीं कभी नारी का आभारी। पितृ सता के झोल में नारी रह गई मात्र बेचारी। नर दाता बनकर के बैठा, औरत बन गई दासी। समता के सपनों को सदा से लगती आई फांसी। इस फांसी का कारण क्या है, बस एक नारी होना। इस फांसी का कारण क्या है, बस एक नारी होना। क्या ये कारण बना देता है हमको इतना पौना, ज्यादा हो अधिकार नरों में, ऐसा अद्भुत क्या है। दो दो मस्तक है ये पूरी सोने की काया है। होते भी तो ये बातें गलत है, गलत ही और गलत ही रहेंगी। समता है अधिकार मनुष्य का, बात तो फिर भी होती। ऐसा मैं वर्षों से कमतर रखना बोलो क्या था, बुद्धि से प्राथमिकता बल को देना क्या था। ऐसा पक्षपाती समाज का हिसाब हिला बने को क्यों, नारी को ही ठुकरा दिया ऐसी संतान जिन्हें क्यों। रहे मर्द फिर और कहीं हमसे मिलने ना आए, समता है अधिकार जब तक कोई न शक्ल दिखाए। घुट घुट कर जीना भी जीना होता है क्या, बोलो नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। अगला प्रश्न करो सभी धर्मों से, कूतर को तोड़ो अपने संयम व तर्कों से। पूछो सबने आंका था नारी को कब किस कारण, सब ग्रंथों में लगती है क्यों मात्र विकारन। देना हो नर को तलाक तो चाहे जब दे जाए, और चाहे पहले पत्नी पति से अनुमति राय। पति को है ये छूट के रख ले 4 पत्नियां
वर्षों से एक परंपरा चलती आई है। पैर दबाएगी पत्नी और देखो आराम पति का होगा। अनुचित है ये कहे या भला क्या बोले, क्या हम आंखें बंद कर ले और साथ इन्हीं के बोले। बुर्खा घूंघट सब महिला पर और पर्दा करे हम ही हम। अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके संग खड़ी हो। अंतिम प्रश्न करो खुद से कि किसके संग खड़ी हो। अपने पद पे हो या पुरुषों के पद पे चलती हो। शिव के 3 नैन सोने दो, अरे शिव के 3 नैन सोने दो। अपने दो तो खोलो, नारी आओ बोलो, नारी आओ बोलो। धन्यवाद। Who's misbehaving over here? Get up. Get up, Marvin, can you listen? हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदुस्तान के इतिहास में एक काला अध्याय है। इसी बंटवारे ने कितने ही परिवारों को वीरान कर दिया। इस बंटवारे में पाकिस्तान में एक परिवार की पीड़ा श्री गुलजार साहिब द्वारा रचित रावी पार में मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। पता नहीं दर्शन सिंह क्यों पागल नहीं हो गया। बाप घर में मर गया और माँ उस बच्चे कुछ गुरुद्वारे में रह गई और शानी ने एक साथ 2 बच्चों को जन्म दिया, 2 लड़के जुड़वा। उसे समझ नहीं आता था कि वह हंसे या रोए। देखते थे आजादी आ गई है या आ रही है, अब लियालपुर कब पहुंचेगी ये पता नहीं चलता था। शानी दिन रात दर्द से कहराती रहती थी। दर्शन सिंह हर रोज नई नई खबरें लाता था फसादात की। बाबा जी साहस देते, कहते कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। अभी तक किसी सिख या हिंदू के मकान पर हमला हुआ क्या? गुरुद्वारे पर तो हुआ है ना बाबा जी, 2 बार आग लगी है और तुम लोग वहीं जाकर जमा हो जाना चाहते हो। इस बात पर दर्शन सिंह चुप हो जाता, मगर देखता तो सब अपना घर छोड़कर गुरुद्वारे में जा रहे थे। जब सब इकट्ठा होते हैं तो साहस भरोसा और बढ़ता है बाबा जी। अब आप ही देखिए, कोई सिख या हिंदू रह गया है हमारी गली में? बस हम ही रह गए हैं अकेले। 10-15 दिन पहले की बात थी। रात बाबा जी के गिरने की आवाज हुई और सब उठ गए। वो दूर गुरुद्वारे में जो बोले सो निहाल के नारे लग रहे थे। बस वही सुनकर बाबा जी की आंख खुली और वह उसे देखने के लिए छत पर चले गए। वापसी में उनका पांव फिसला और बस आंगन में खड़ी कुदाल उनकर सर पर घुस गई। जैसे तैसे उनका अंतिम संस्कार किया और तीनों ने जाकर गुरुद्वारे में पनाह ली। वहां पे लोग लगे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, पर अब उसे डर नहीं लगता था, अब हौसला रहता था। दर्शन सिंह कहता था, कोई और नहीं तो हम वाहे गुरु के पास तो है। नौजवान सेवादार दिन भर काम करते थे, लंगर दिन रात चलता था, मगर कब तक? ये सवाल सबके मन में उठा था। लोग उम्मीद करते थे सरकार कोई कुमक भेजेगी, लेकिन कौन सी सरकार? अंग्रेज तो गए, यहाँ पाकिस्तान को बन गया, लेकिन पाकिस्तान की सरकार नहीं बनी अभी। देखते थे मिलिट्री वाले हर ओर घूम रहे हैं और अपनी हिफाजत में शरणार्थियों के काफिले बॉर्डर तक पहुंचा देती है। शरणार्थी ये क्या होता है? रेफ्यूजी, ये लफ्ज आज से पहले कभी नहीं सुने थे। 5 दिन पहले यहाँ से एक ट्रेन गुजरी थी, दिन तक को रखने की जगह नहीं थी।
लोग छतों पर लदे हुए थे। सुबह संक्रांति थी। इस शुभ घड़ी में शाहानी ने अपने 2 बेटों को जन्म दिया था। एक तो बहुत ही कमजोर पैदा हुआ था। उसी रात किसी ने बोला, सरदार जी, स्पेशल ट्रेन आई है रेफ्यूजियों को लेने के लिए, निकल चलो। शाहानी बहुत बीमार थी, लेकिन अपने 2 बच्चों के लिए चलने को तैयार हो गई। दर्शन सिंह की माँ ने तो हिलने से भी इनकार कर दिया। मैं आ जाऊंगी बेटा, किसी और काफिले के साथ मैं आ जाऊंगी, तू मेरी बहू और पोतों को लेकर निकल जा। दर्शन सिंह ने खूब जिद करी तो लोगों ने उम्मीद दी। सेवादारों ने समझाया, सरदार जी आप निकलो, बीजी हमारे साथ आ जाएंगी, धीरे धीरे सब पहुंच जाएंगे बॉर्डर पार, आप निकलो। दर्शन सिंह निकल पड़ा सबके साथ। एक ढक्कन की बेत वाली टोकरी में डाल के बच्चों को निकला वो। स्टेशन पर गाड़ी तो खड़ी थी, लेकिन गाड़ी में जगह नहीं थी। बेचारी नई नई माँ और बच्चों को देखकर लोगों ने छतों पर चढ़ा लिया और वहां जगह दे दी। जैसे ही रात हुई तो दर्शन सिंह ने देखा एक बच्चे के हाथ पैर तो हिलते दिख रहे थे, कभी रोने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन दूसरा बिल्कुल खामोश था। जब उसने टोकरी में हाथ डालकर देखा तो वो तो कब का ठंडा पड़ चुका था। दर्शन सिंह चौंक फूट फूट कर रोया तो आसपास के लोगों को भी पता चल गया। उन्होंने चाहा कि शाहानी की छाती से वो बच्चा ले ले, मगर वो तो कब की पथरा चुकी थी। ट्रेन 10 बार चली और 10 बार रुकी और लोग अंधेरे में बस अंदाजा ही लगाते रह गए, ये तो गुजरा वाला है जी, ये तो खैराबाद निकल गया। 1 घंटा और लाहौर आया कि समझो पहुंच गए हिंदुस्तान। ट्रेन एक पुल पर चढ़ी तो लहर सी दौड़ गई, रावी रावी लाहौर आ गया जी। और इसी शोर में किसी ने दर्शन सिंह के कान में फुसफुसाकर कहा, सरदार जी ये बच्चा यही डाल दो रावी में, इसका कल्याण हो जाएगा, आप उस पार ले जाकर क्या ही करोगे। दर्शन सिंह ने टोकरी को दूर करा और यखलक की पोटली उठा ली और वाहे गुरु का नाम लेकर उस पोटली को रावी में फेंक दिया। और अंधेरे में किसी बच्चे की रोने की आवाज आई तो उसने घबराकर शाहानी की तरफ देखा तो मरा हुआ बच्चा शाहानी की छाती से लिपटा हुआ था। तभी एक और शोर का बगोला उठा, वागा वागा हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद। मेरे गद्यांश का शीर्षक है लाठी गली और इसके लेखक हैं श्री आशुतोष राणा। डॉक्टर लालचंद साठी, जिनके कर्मों के कारण उनको डॉक्टर लाठी कहने लगे, जिस गली में वे रहते थे उस बेनाम गली को उनके नाम से लाठी गली के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। अब जो भी उस गली में जाता वह घेर लिया जाता और घेरे हुए व्यक्ति को पता ही नहीं चलता था कब वह घेर लिया गया है। मैं अपने मित्र से मिलने के लिए उस गली में पहली बार पहुंचा। घंटा घर से धाए लेते ही मैं उस गली में घुस गया। थोड़ा आगे बढ़ा, देखा वह गली 3 गली में बढ़ गई। मैं चक्कर में पड़ गया कि अब यहां से किस गली में जाऊं। पता पूछने के लिए अपने जेब से पर्ची निकाली और सामने खड़े हुए एक 9-10 साल के बच्चे की तरफ देखा। कुछ पूछने ही वाला था कि वह बच्चा मुझे देखकर तेज से चिल्लाने लगा, दादाजी मरीज, दादाजी मरीज। यह सुनकर बालकनी में एक नवयुवती प्रकट हुई। उसने ऊपर से मुझे नीचे देखा और अपना मुंह पीछे उठाकर तेज से चिल्लाई, बाबूजी मरीज, बाबूजी मरीज। मैं वहां से भागना चाहता था कि अचानक नीचे वाली खिड़की खुली, जिसमें से एक जवान का बेहद दुबला पतला चेहरा दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें मुझ पे गाड़ दी और गड़ी हुई आंखों से तेज से हक लगाई,
बाबूजी मरीज, बाबूजी मरीज। फिर मुझे लगा कि मेरे पते के पर्ची वाला हाथ मुझसे दूर खींचा जा रहा है। जिससे पहले कि कुछ समझ पाता, उससे पहले मैंने अपने आप को एक कमरे के अंदर खड़ा हुआ पाया। सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक बेहद मोटी महिला के हाथ में मेरा हाथ था। वह मेरे को जोर से पकड़कर तो ऐसे चिल्लाई, डॉक्टर साहब मरीज, डॉक्टर साहब मरीज। अब मेरे सामने एक बेहद लंबा 6.25 फुट का बेहद जर्जर शरीर था। गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए, सरसों के तेल से चिपके हुए बाल, सफेद रंग की फुल शर्ट, काली पैंट और बेल्ट पेट से बहुत ऊपर और छाती से थोड़ी नीचे बंधी हुई। मैं वहां पर सन्नाया हुआ सा खड़ा था। वह मुझे भन्नाए हुए से देख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भाई मामला क्या है। कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल ही रहा था कि उन्होंने मुझे फटकार दिया। बोले, शट अप, बिल्कुल चुप। फिर मेरा कंप्लीट बॉडी चेकअप लेने लगे। मेरी मुठिया दीवार पर मरवाई, फिर मुझसे मेरी सांस रुकवाई और 50 बार जमीन पर कुदवाया। फिर बोलते, ए तुम तो एकदम ठीक हो, हमारे पास आए क्यों हो? पिताजी के पास बहुत ज्यादा पैसा है क्या? इतने बड़े भी नहीं हुए हो कि दवा दारू के पीछे पड़ जाओ। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप तो गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस इतना ही पद। डॉक्टर साहब इतने में भी फर गए। मुझे पद के तो पे अ की मात्रा भी नहीं लगानी थी। वह बोले, ए डॉक्टर तुम हो कि मैं? अब तुम मुझे डॉक्टरी सिखाओगे? जबलपुर से लेकर भोपाल तक कोई डॉक्टर मेरे डायग्नोसिस को चैलेंज नहीं करता। तुम कौन होते हो? बड़े आए। मैं समझ गया हूं, तुम एकदम ठीक हो। और डॉक्टर लाठी का ही नियम है कि जो मरीज सलाह देने से ठीक हो जाता है, उसको खामखा हम सुई लगाकर लूटते नहीं। इसलिए सलाह देने के और कंप्लीट बॉडी चेकअप के 50 रुपए जमा कर दो। मैंने कहा, ये किस बात की जबरदस्ती? मैं क्यों दूं 50 रुपए? मैं तो आपके पास आया नहीं था। मुझे तो सड़क से घसीट कर यहाँ पर लाया गया है। ऊपर से आपका नाती, आपकी बहू, आपका बेटा, तीनों मुझे देखकर मरीज मरीज चिल्लाने लगे। तो क्या सही में मरीज बन गया मैं? वह बोले, तब तुम हमारे दवाखाने के सामने पर्ची लेके क्यों खड़े थे? मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने मित्र से मिलने आया था। आगे तिरहा देखा तो चकरा गया। तो पता पूछने के लिए बच्चे के पास रुका था। वह मुझे देख के मरीज मरीज चिल्लाने लगा। तो उसमें मैं क्या करता? वह बोले, देखो सिद्ध हो गया ना तुम बीमार हो। मैंने कहा, कैसे? वह बोले, एक बुद्धिमान व्यक्ति पता पूछता है अपने बड़े से, ना कि छोटे से। चलो छोटे से पूछता भी है तो बच्चे से तो नहीं पूछता। यह होती है बुद्धिहीनता। बुद्धिहीनता एक रोग है। और तुमने कहा तुम चकरा गए। चकराना भी एक बीमारी है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब चकराने से मेरा मतलब मैं कंफ्यूज हो गया था, कंफ्यूज। वह बोले, कंफ्यूजन होता है भ्रम। भ्रम भी एक बीमारी है। और अपने भ्रम का निवारण तुम एक चतुर आदमी से करते हो। तुम तो भाई चंचल बालक के पास चले गए। यह तुम्हारे पागलपन का प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज। देखो कुल मिलाकर 4 बीमारियां पकड़ में आ गई। 1 बुद्धिहीनता, 2 चकराना, 3 भ्रम और 4 पागलपन का प्राइमरी स्टेज। तुम ना शारीरिक रोगी नहीं, मानसिक रोगी हो। मैंने कहा, डॉक्टर साहब आप पागल है क्या? एक अच्छे वाले व्यक्ति को मानसिक रोगी बुला रहे? इतने में मोटी नर्स ने लपक कर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और इतनी जोर से पकड़े मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर डॉक्टर साहब बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से मेरे आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, 5वीं बीमारी भी पकड़ में आ गई। तुम्हें है उन्माद, उन्माद, हिस्टीरिया। यह सब उन्माद के ही लक्षण हैं। 350 रुपए दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं घबराहट में रोने लगा और मुझे रोता हुआ देख डॉक्टर साहब ने 6वीं बीमारी भी लिख दी। वह बोले, तुम्हें ना अवसाद भी है, अवसाद यानी डिप्रेशन। इसके 50 रुपए दो, 400 रुपए में तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब कुछ देर पहले तो आप बोल रहे थे मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। वह बोले, कुछ देर पहले मैं मरीज को देख रहा था, अब मैं मर्ज को देख रहा हूँ। तुम पागल हो। अब देखो 4 लोग तुम्हें देख के पागल पागल बोल रहे हैं, वो गलत हुई ना है। तुम उनमें से एक बच्चा था। बच्चे भोले होते हैं, वह झूठ नहीं बोलते। एक विशुद्ध गृहिणी थी, गृहिणियां झूठ नहीं बोलती। एक युवा था, युवाओं के कंधों पर राष्ट्र टिका रहता है, वह जो बोलते हैं वह सच होता है। और जिस मोटी नर्स ने तुम्हारे हाथ पकड़े हैं वह तुम्हारी माँ जैसे माताएं झूठ नहीं बोलती। तुम पागल हो, अभी तुम्हें पागल खाने भेजता हूँ। मैं टूट गया।
मुझे सही में लगने लगा मैं एक बीमार पागल हूँ। मरता क्या ना करता, बटवा निकालकर 400 रुपए डॉक्टर साहब को थमा दिए। फिर अपनी भद्दी सी मुस्कुराहट लाते हुए मुझसे बोलते, ए वैसे तुम्हें जाना कहाँ था? मैंने पते की पर्ची उनको थमा दी। फिर मुझे सख्त नजर से घूरने लगे। बोले 50 रुपए और दो। मैंने कहा अब क्यों? वह बोले तुम्हारे आंख में दूर का नंबर है, 2.24 का सिलिंड्रिकल लेंस का चश्मा लगेगा। और फिर मुझे घसीटते हुए उसी सड़क पे ले गए जिस सड़क से घसीट के लाया गया था, और अपने दवा खाने से सटके हुए एक दरवाजे के धुंधले नेम प्लेट पर इशारा किया। उस नेम प्लेट पर मेरे दोस्त का नाम लिखा था। मैं भौचक्का सा नेम प्लेट और डॉक्टर साहब को देखने लगा। वह बोले, 100 रुपए ना और लेने पड़ेंगे, तुम्हें 2 और बीमारियां हैं, एंजाइटी और भूलने की। अपना बटुआ तुम मेरे दवा खाने भूल गए। मैं चकराने लगा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब मेरी पत्नी मुझसे पूछती, तुम इतने टूटे हुए क्यों लग रहे हो? मैंने कहा, जब एक आदमी की ईमानदारी पे हमला किया जाए, जब उसके हर सच को झूठ करार दिया जाए, जब वो बिना चाहते हुए भी लूट लिया जाए, जब 4 लोग उसे देख देख के मरीज मरीज या पागल पागल बोलने लगे, तो एक अच्छा खासा आदमी भी टूट जाता है। यह कहते कहते मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे। उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि डॉक्टर लाठी का डायग्नोसिस एकदम सही था। यह मेरे पागलपन का प्राइमरी स्टेज ही था। धन्यवाद। मैं अपनी कविता के द्वारा एक पिता और बेटी के निस्वार्थ प्यार को दर्शाना चाहती हूँ। कैसे वह दोनों अपने दर्द और परेशानी को बिना कुछ बोले समझते हैं। तो प्रस्तुत है कविता पिता। कवि अज्ञात। सच बात पूछती हूँ बताओ न पिताजी, छुपाओ न पिताजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले ले के नाम मेरा जताते
कविता का शीर्षक है क्या ढूंढ रहे हो और इसके कवि हैं श्री अमनदीप सिंह। मेरी सोच ने ये सवाल किया और फिर जवाब ने ये सोच लिया। मेरी सोच ने ये सवाल किया फिर जवाब ने ये सोच लिया। रोज कुछ नया पाने की चाह में हमने खुद को कितना बदल दिया। दौड़े उधर जिधर आफताब था, घर पर चांद यूं ही छोड़ दिया। अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमने घुटनों को रगड़ा, मरोड़ा और फिर तोड़ दिया। आप सभी जो यहाँ बैठे हैं, आपको लगता है आप ये बदल दोगे? आप जो खुश नहीं रहते रातों को, दिन भर दोहराते हो बातों को, बैठो लाल सुबह तक कभी, याद करो उसे यूं। वो बच्चा क्या चाहता था? हाँ, वही बच्चा जो आपके अंदर था। क्या चाहता था? मध्यम मध्यम क्या कहता था? एक खिलौने वाली हवाई जहाज पर बैठकर उसको उड़ना था। किसी गुड़िया की सुर्ख आंखों में अपना काजल भरना था। आपको लगता है आप ये बदल दोगे? अपना रास्ता ढूंढकर चल दोगे? भैया भूल गए क्या? दुनिया गोल है। आपने जो खोया था वही अनमोल है। खोया क्या है? झांको अपने अंदर, देखो कोई बेशकीमती हीरा था, ऊंट के मुंह में जीरा था, सोने का औजार था या सच्चा किसी का प्यार था। तुम्हारा पीला जूता था या सिक्का वो जो लूटा था। मिला? नहीं ना, नहीं मिलता वो जो खो जाता है, क्योंकि खोया वो नहीं जो तुम पा ना सके। खोया तो वो है जो कुछ और पाने की होड़ में तुमने गवा दिया। देखो कितनी तेज दौड़े हो तुम, देखो कितनी तेज दौड़े हो तुम, भागे और कूदे हो तुम। ऊपर से बड़ा भारी था वो बस्ता जिम्मेदारी का। हो गया देखो आधा खून, खो दिया तुमने पूरा सुकून। नहीं मिलता ना सुकून आजकल। अब भैया जेब में फोन और पैसों के बाद जगह कहाँ बचती है? इतनी जल्दी कहाँ की है? किधर जाना है, किधर भागना है? देर से सोना है फिर जल्दी जागना है। दिल की कहीं बात पर क्यों ध्यान देना है? सस्ता टिकाऊ जैसा भी मिले पर जॉब पहले लेना है। फिर खुद को रगड़ के 5 दिन आराम वीकेंड पर छोड़ोगे। जिंदगी भर का सारा सुकून भैया 2 दिनों में निचोड़ोगे। बताओ। रुक जाओ, दम लो और अपनी धड़कनों को सुनो। 1, 2, 3, 4। काम ना खत्म हो गया है, शून्य पर रुककर सांस लो। धीरे धीरे अंदर बाहर। जिंदगी को ले जाने दो तुम्हें जहां वो ले जाना चाहती है। ऐसे ही तो उड़ान ली जाती है खिलौने वाली हवाई जहाज पर। बैठो बैठो और सपने देखो, गैरों के नहीं अपने देखो। हवा को बहने दो बालों से, बातें करो अपने झालों से। किसी शाम ख्वाबों के लिए भी छुट्टी खरीद कर लाया करो। चुपके से फिर पिछली वाली खिड़की से सुकून को बुलाया करो। रोक कर घड़ी के कांटों को तुम, फिर रात यूं ही जाया करो। याद है ना फैज ने कहा है कि दिल ना तो उम्मीद नहीं ना काम ही तो है। बहुत लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। तो चलने दो शाम को अपनी रफ्तार से। माना कि थोड़ी गम भरी है, पर है तो अपने हक की शाम। अपने हक की रात भी होगी, अपने हक के तारे हैं। चांद अगर सबका है तो रहने दो भैया, जुगनू तो हमारे हैं। किसी दिन कहीं देर से पहुंचना और इंतज़ार करने दो किस्मत को तुम्हारा। अगर वो पूछे कि कहाँ रह गए थे, तो मुस्कुरा कर कहना
जी मैं जिंदगी जीने में थोड़ा व्यस्त था। धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है चल गई और इसके कवि हैं श्री शैल चतुर्वेदी। वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, मगर अपनी बाईं आंख से बड़ा परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोग समझते हैं चलाई गई है, जानबूझकर मिलाई गई है। ऐसे ही बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था सुरेखा। उसने हमको देखा और चल गई। लड़की हाय हाय कहकर क्लास से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद हमें है याद, हेडमास्टर ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर पिलाया। हमने कहा जी भूल हो गई। वो बोले ऐसा भी होता है भूल में, शर्म नहीं आती, गंदी हरकत करते हो स्कूल में। इससे पहले हकीकत बयां करते कि चल गई, हेडमास्टर को खल गई। हुआ यह परिणाम, कट गया नाम, वह मुश्किल तमाम, मिला एक काम। इंटरव्यू में खड़े थे हम क्यों में, सामने एक लड़की अड़ी, अचानक पीछे मुड़ी और उसकी नजर हम पर पड़ी और आप चल गई। लड़की उछल गई, दूसरे उम्मीदवार चौंके, उसकी साइड लेकर हम पर भौंके। फिर क्या था, मार मार जूते चप्पल, फोड़ दिया बक्कल, सर पैर उठाकर हम भागे, लोग पीछे हम आगे। घबराहट में घुस गए एक घर में, भयंकर दर्द हो रहा था सर में, जोर जोर से हाफ रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी उस ग्रैडी ने बोला कौन? हम खड़े रहे मौन। वो बोली बताते हो या किसी को बुलाओ, और इससे पहले जुबान हिलाओ कि चल गई। वो गुस्से के मारे चल गई, स्वयं दुर्गा सी दिखी, जोर से चीखी। बात ही बात में जुड़ गए आस पड़ोसी, मौसा मौसी, भतीजा मामा, मच गया हंगामा। चड्डी बना दिया हमारा पजामा, बनियान बन गया कुर्ता, मार मार बना दिया बुर्ता। फिर क्या था, पीटने वाले पीटते रहे, हम चीखते रहे। भगवान जाने कब तक उनके निकलते रहे रोज। पर जब हमें आया होश तो अस्पताल में पड़े थे, डॉक्टर और नर्स घेरे खड़े थे। तभी हमने एक आँख खोली तो नर्स बोली दर्द कहाँ है? कहाँ कहाँ बताते, इससे पहले हकीकत बयां कर पाते कि चल गई। नर्स कुछ नहीं बोली नर्स कुछ नहीं बोली, पर डॉक्टर को खल गई। बोला इतने सीरियस हो फिर भी ऐसी हरकत कर लेते हो इस हाल में, शर्म नहीं आती मोहब्बत करते हुए अस्पताल में। फिर थोड़ी देर बाद उनके जाने के बाद आया वार्ड बॉय, देने लगा अपनी राय। बोला बाबू मशाय भाग जाइए, नहीं जानते आप बिगड़ गई है बात, डॉक्टर को और गई है, आपका केस बिगड़वा देगा और नहीं हुआ तो मरा बताकर जिंदा ही गड़वा देगा। फिर क्या था, रात के अंधेरे में आंखें मूंदकर खिड़की से कूदकर भाग आए, जान बची तो लाखों पाए। ऐसे ही एक दिन भगवान से मिलकर धड़कता दिल लेकर पहुंच गए रुड़की देखने लड़की। सामने बैठी हुई शायद हमारी होने वाली सास थी। बोली यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? और इससे पहले मैं कुछ बोलता कि चल गई,
वो सोची कि मचल गई, बोली, हाँ, मैं तो लड़की की माँ हूँ। लड़की तो अभी अंदर है, आप कहें तो बुलाओ। और इससे पहले मैं जुबान हिलाऊं कि चले, वो एकदम से खड़ी हुई और उसने किसी का नाम पुकारा। फिर क्या था, जैसे गए थे वैसे लौट आए। घर पहुंचे, मुंह लटकाए। तभी पिताजी बोले, अब क्या फायदा मुंह लटकाने का, आग लगे ऐसी जवानी में, डूब मरो तुम चिल्लू भर पानी में। और नहीं डूब सकते तो इस आग को फोड़ लो, और नहीं फोड़ सकते तो हमसे नाता तोड़ लो। जहां जाते हो वहां से पिटकर आ जाते हो, ना जाने कैसे चलाते हो। अब आप ही बताइए, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ तक किससे सुनाऊं इस आग के। कमबख्त जूते पड़वाती है, 1,00,000 2 लाख के। अब आप ही कोई असला निकालिए, मेरा मतलब है रास्ता निकालिए। कोई भी, भले ही बुढ़िया हो, सुड़िया हो, अद्धी हो, पूरी हो, बस एक लड़की जिसकी आंख चलती हो, पता लगाइए। और जब मिल जाए तो आपके आदरणीय बंसल साहब को बताइए। मेरी कविता का शीर्षक है घाटी में संघर्ष विराम और इसके कवि हैं श्री हरिओम पवार। केसर घाटी में आतंकी शोर सुनाई देता है, हिजबुल लश्कर के नारों का जोश दिखाई देता है, मल्य समीरा मौसम आदम खोर दिखाई देता है, लाल किले का भाषण भी कमजोर सुनाई देता है। भारत गांधी गौतम का आलोक था, कलिंग विजय से उबा हुआ अशोक था। अब ये जलते हुए पहाड़ों का घर है, बारूदी बादल अब हमारे सर पर है। इनको राम भरी रातों का ढलना बहुत जरूरी है, घोर तिमिर में शब ज्योति का जलना बहुत जरूरी है। मैं युगबोधि कलमकार का धर्म नहीं ढलने दूंगी, चाहे मेरा सर कट जाए पर कलम नहीं बिकने दूंगी। इसलिए अंगार लिए फिरती हूँ वाड़ी में, अखबारों के आंसू लिए फिरती हूँ वाड़ी में। ये जो आतंकों से समझौते की लाचारी है, ये दरबारी कायरता है, ये आपराधिक गद्दारी है, ये बागों का शरणगत है भेड़ सियारों के आगे, वटवर्षों का शीश नमन है खरपतवारों के आगे। हमने डाकू तस्कर आत्मसमर्पण करते देखे थे, सत्ता के आगे बंदूकें दर्पण करते देखे थे, लेकिन अब तो सिंहासन का आत्मसमर्पण देख लिया, अपने अवतारों के बौने कद का दर्पण देख लिया। ये कैसा परिवर्तन है खुददारों के आचरणों में, सत्ता का सम्मान पड़ा है चरम पद के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुरपट के अखबारों में, सिंहों की पेशी करवा दी चूहों के दरबारों में। ये जो घाटी में हथियारों की टोली में खूनी छींटे छिड़क रहे हैं आंगन द्वार रंगोली में, ये जो भारत की तस्वीरों को पैरों से रौंद रहे हैं, गाली देते हैं गाली तुलसी मीर कबीरों को। जिन लोगों ने भारत का सम्मान करना नहीं सीखा, अपनी जननी जन्मभूमि का गौरव गान नहीं सीखा, जिनके कारण अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गोडसे की गोली के आगे आता कोई गांधी है। ये कैसा परिवर्तन है, जैसे कोई ताल तलैया गंगा यमुना को डांटे, जैसे कोई समंदर गागर से चुल्लू भर जल मांगे, जैसे सूरज टेक रहा हो जुगनू के आगे। ये कैसा परिवर्तन है, इसलिए अंगार लिए फिरती हूँ वाणी में, इसलिए अंगार लिए फिरती हूँ वाणी में।